हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पिछले वीडियो में मैंने जहां तक आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराया था, तो उसके आगे हम लोग करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे तो आप एक नोट पैड लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं, ताकि आपको ये पता चले कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। 51 क्वेश्चंस नंबर को देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें में बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका आप आंसर बताएंगे, पारुष्णी नदी या सरस्वती नदी या बिपाशा या आस्कनी। तो कल भी हमने देखे थे कि किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर देखा जाए तो पारुष्णी नदी के तट पर इसको लड़ा गया था। ठीक है, किस नदी के तट पर? तो पारुष्णी नदी के तट पर जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे किस नदी को बोला जाता है। तो सिंधु को, सरस्वती को या वित्सता को या यमुना को, तो किस नदी को कहा जाता है? तो आप इसके आंसर बताएंगे किसको बोला जाता है। तो मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा जो है सरस्वती नदी को बोला जाता है। किसको? तो सरस्वती नदी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे, इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, एक मिनट, यहाँ ही बोल रहा है कि ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा जाता है, जिसमें सबसे अच्छी, जो कि अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी किस कहा जा रहा है? तो सरस्वती को बताया जा रहा है, सरस्वती नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, यानी कि संबंधित नहीं है। कौन है? जिसमें है कि पहला है कि यदु, दूसरा है कि पुरु, तीसरा है कि तुवर्सु और चौथा है कीकट। तो इसके आंसर बताएंगे किसका जो कि संबंध नहीं बताया जा रहा है ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से। तो जनजाति का नाम क्या है? उसका नाम है कीकट। कीकट का संबंध जो है ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि यदु, पुरु और तुवर्सु का संबंध यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे हम लोग सब क्या है। देखिए, उसी बात को यहाँ पर लिख रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में यदु या दुहरियो या पुरु या अनु, तुवर्सु आदि शामिल है, जबकि कीकट को यहाँ पर संबंधित इससे नहीं बताया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन देखेंगे, कृषि था या शिकार था या शिल्प कर्म था या व्यापार था। तो कृषि कार्य इनका था। क्या था? तो कृषि कार्य इनका था। तो इनको देखकर हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सेम उसी बात कहा गया था कि आर्य संस्कृति जो मूलतः पशुपालन और कृषक संस्कृति रही है, और ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि और कार्यकलापों का वर्णन किया गया। ठीक है, और अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है। पशुओं को चराने और यहाँ पर पालने के अनेक स्थलों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो कृषि यहाँ पर प्रधान संस्कृति थे, क्या था? तो कृषि था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। दोस्तों, यहाँ पर है कि ऋग्वेद में उल्लेखित जो यौ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसको आप बताएंगे। जौ के लिए किया गया है या चना के लिए किया गया है या चावल के लिए किया गया है या गेहूं के लिए किया गया है। तो यौ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर यौ जो है जौ के लिए प्रयोग किया, किसके लिए प्रयोग किया गया? जौ के लिए प्रयोग किया गया है। यौ शब्द किसके लिए? जौ के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेम चीज़ बोला गया कि ऋग्वेद में उल्लेखित जो कि यौ शब्द जो जौ से तदत में स्थापित किया गया। ठीक है,
उसके बाद इसका आगे क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, मैच करने के बाद कहा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे इसको, ठीक है, कि ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, और मुदग किसके लिए प्रयोग किया गया है, और यौ शब्द किसके लिए किया, और इच्छु किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको आप बताएंगे, ठीक है, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, यौ ब्रीहि किसके लिए किया गया है, और मुदग किसके लिए प्रयोग किया है, और यौ किसके लिए प्रयोग किया गया है, और इच्छु किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इधर सूची 2 में दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, गेहूँ गन्ना, चावल, मूंग, जौ। तो आप इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर आप बताएंगे किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ब्रीहि। ब्रीहि शब्द की बात करें हम तो ब्रीहि किसके लिए प्रयोग किया है, तो चावल के लिए प्रयोग किया गया ब्रीहि सर। और मुदक किसके लिए प्रयोग किया गया, तो मूंग से ही पता चल रहा है, नाम से ही। और यौ अभी जस्ट पढ़ के आए, यौ किसके लिए प्रयोग किया था, जौ के लिए प्रयोग किया गया था। और जबकि इच्छु किसके लिए प्रयोग किया गया, तो इच्छु जो है गन्ना के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वही सेम यहाँ पर चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो कि पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे। पन्नी क्या थे, पुरोहित थे, या लोहार थे, या फिर स्वर्णकार थे, या व्यापारी थे। तो पन्नी किसके लिए प्रयोग किया गया था, आप इसका आंसर बताएंगे। तो पन्नी जो है व्यापारी के लिए प्रयोग किया गया था, किसके लिए, व्यापारी के लिए पन्नी शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो आप इसको आंसर देख लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, वाणिज्यिक व्यापार, वाणिज्यिक जो प्रधानता पन्नी लोग करते थे, पन्नी हुई व्यापारी करते थे। और ऋग्वेद में पन्नी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। और पन्नी ऋण देते थे, ब्याज जो बहुत अधिक लेते थे, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो बेक नॉट यानी कि सूदखोर इनको कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये व्यापारी से संबंध है, लोगों को बहुत ज़्यादा ब्याज पर जो कि इनको पैसे दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक, एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली कैसी थी। निरंकुश थी, या प्रजातंत्र था, या फिर गणतंत्र था, या फिर वंश परंपरागत था, कैसा था। तो यहाँ पर देखा जाए तो वंश परंपरागत, यहाँ पर राजतंत्र देखा गया, कैसा, तो वंश परंपरागत जो राजतंत्र यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम सब। देखिए सेम ही बात यहाँ बोला जा रहा है कि वैदिक काल में जो कि प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो कि वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली तथा यद्यपि जनता के द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभ्यता कैसी थी। गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, या राज दरबार होता था, या मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो आप इसका आंसर बताएंगे कैसी सभा थी यहाँ पर ही। तो यहाँ पर देखा जाए तो वैदिक जो युगीन सभ्यता थी वो कैसी थी, यहाँ पर मंत्री परिषद के तरह यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसको आप डिस्कशन थोड़ा देख लेंगे क्या इसमें बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, और संभवतः सभा कुलीन या जो वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, और उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति यहाँ पर भाग देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। तो इसको आगे देख लेंगे और क्या आगे क्या अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो किस मतलब कि वेद में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि ऋग्वेद में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में, किसमें बताया जा रहा है ऐसा। तो ऐसा देखा जाए तो अथर्ववेद में इस बात को बताया जा रहा है, जिसमें कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ यहाँ पर ही कहा गया है, ठीक है। इसमें तो अथर्ववेद में इस बात को कहा गया है। उसके बाद इसको देखेंगे इसमें क्या है। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि ऋग्वेदिक जो जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन? सभा, समिति या विधाता। सभा, समिति या विधाता कौन था जो किससे संबंधित था? न्यायिक कार्यों से संबंधित था। तो सभा था यहाँ पर, सिंपल सा किससे? तो सभा था जो न्यायिक कार्यों से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, तो यही इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभा और समिति एक विधत ऋग्वैदिक कालीन जो कि जनतांत्रिक संस्थाएं थीं, और इन संस्थाओं में सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित, कौन? सभा। और ऋग्वेद में सभा को 8 बार उल्लेख किया। कितने? सभा को 8 बार उल्लेख किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अर्णैक में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये हमारे जीवन का जो विज्ञान है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में जो जीवन का विज्ञान का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में दिया गया है। उसके बाद जस्ट इसके आगे इसी चीज़ को लिखा गया है कि अथर्ववेद में जो कि सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, और इसमें जो विधिक विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि का विवरण यहाँ पर क्या है? संरक्षित है। क्या है? संरक्षित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ऋग्वैदिक जो कि धर्म था कैसा था? तो बहुदेववादी था, या एकेश्वरवादी था, या अद्वैतवादी था, या निवृत्त मार्गी था। तो कैसा था आप इसको बताएंगे। तो ये हमारा बहुदेववादी था। कैसा? बहुदेववादी था। ठीक है, तो ऋग्वेदिक धर्म कैसा? तो बहुदेववादी था। कैसा? तो बहुदेववादी था यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि सर्वाधिक ऋग्वेद में सूत समर्पित है। सिर्फ सबसे ज़्यादा किसको सूत यहाँ पर बताया जा रहा है ऋग्वेद में? तो सबसे ज़्यादा किसको? तो अग्नि को, या इंद्र को, या शूद्र को, या फिर विष्णु को। तो इस सबसे ज़्यादा अगर इसकी बात करें किसको, तो इंद्र को बताया गया, जबकि अग्नि को मात्र 200 और इंद्र को 200 से ज़्यादा। कितना है? नहीं कि 250। कितना है? 250 जो बताया जा रहा है इंद्र के लिए। ठीक है, और इसमें अग्नि के लिए कितना बताया जा रहा था? 200 जो सूत को समर्पित बताया गया, कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता बताया गया? किसको? अग्नि को, या इंद्र को, या सूर्य को, या वरुण को। युद्ध का देवता किसको बोला गया है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो युद्ध का देवता किसको? तो इंद्र को युद्ध का देवता यहाँ पर ही बताया गया है। ठीक, किसको? तो इंद्र को बताया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो संख्या में मंत्र जो है किससे संबंधित है? सबसे अधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो अग्नि से, या वरुण से, या विष्णु से, या यम से। तो सबसे ज़्यादा मंत्र की बात करें तो किससे? तो अग्नि को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको है? तो अग्नि को मंत्र की जो संबंधित है। तो देखेंगे कितना था, वही 200 था जो कि मंत्र यहाँ पर ही समर्पित किया गया था, जबकि इंद्र के लिए कितना था? तो 250 था। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन दोस्तों कि वैदिक देवता जो इंद्र के विषय में बताया गया क्या? तो क्या पहला ऑप्शन है कि झंझावट के देवता, दूसरा है कि पापियों को दंड देते थे, या तीसरा है कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, या वर्षा के देवता। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़े भी थे कि झंझावट के देवता और वर्षा के देवता इंद्र को ही बोला जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे देख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक देवता, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे यहाँ पर? तो इसको आप बताएंगे। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता किसको बताया गया है? तो सबसे सर्वाधिक देवता किसको? इंद्र को सबसे ज़्यादा जो कि लोकप्रिय देवता को बताया किसको? तो इंद्र को बताया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक जो कि देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता जो युद्ध का देवता माना गया था? जस्ट हम लोग जस्ट देखे थे कि युद्ध का देवता किसको माना गया है? तो वरुण को, इंद्र को, या मित्र को, या अग्नि को। तो किसको? इंद्र को जो है युद्ध का देवता यहाँ पर बताया गया। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेंगे सेम वो चीज़ कहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल को किस युग में से जुड़ा है? ठीक है, 800 से 600 किस युग से जुड़ा है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। ब्राह्मण युग से, या सूत्र युग से, या रामायण युग से, या महाभारत युग से। किससे जुड़ा हुआ है? तो यह ब्राह्मण युग से। किससे? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सब। नेक्स्ट क्या है?
तो दोस्तों यहाँ पर सेम उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि 800 से 600 ईसा पूर्व की जो काल है ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ, ठीक है, और प्राय 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है इसे सूत्र काल कहा गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है, कि भागवत गीता से लिया गया है, या फिर ऋग्वेद से, या फिर यजुर्वेद से। तो आप इसका आंसर बताएंगे किसको, तो गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक मिलता है, तो आप इसके आंसर बताएंगे किस मिलता है। तो ये अगर देखा जाए तो उपनिषद में, या भगवत गीता में, या ऋग्वेद में, या यजुर्वेद में, किस में है, तो ये हमारा किस में है, ऋग्वेद में। किस में है, तो ऋग्वेद में है, जिसको आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका आगे देखते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है, ठीक है, और इसके रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है, ठीक है, और सविता यानी कि सूर्य का देवता को समर्पित है, ठीक है। इस मंत्र का जो ऋग्वेद के 3य मंडल में किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। आप इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, देखिए नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है, तो अभी जस्ट हम दोस्तों देखें किस मंत्र से मिलता है, तो जस्ट हम किस में देखें, तो ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, जस्ट पढ़े थे किसने की थी, तो विश्वामित्र। किसने, तो विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लिखा हुआ है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित किस संकेतक है, तो किससे संकेतक है, तो आप इसको बता सकते हैं वेदों के हैं, या पुराणों के हैं, या उपनिषदों के हैं, या सूत्रों के हैं। तो किसके हैं, तो ये पुराणों के। किसके हैं, तो पुराणों के क्या सर्ग है, प्रतिसर्ग, वंश, या मनवंतर और वंशानुचरित जो संकेतक किसके हैं, तो पुराणों के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितना है, पुराणों की संख्या कितना है, सब पूछा जा रहा है कितना है, तो पुराणों की संख्या कितना है, तो आपको पता है टोटल कितने हैं, तो 18 पुराण की बात यहाँ पर की गई। टोटल कितना, 18 पुराण की बात की गई, ठीक है। देखते हैं आगे दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ देख सकते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है, और इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा की गई थी। किसकी, इसकी की गई थी, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे पुराणों की संख्या टोटल कितना 18 है, और इसकी रचना किसकी, तो लोमहर्ष जो कि ऋषि तथा उसके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता जो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई, श्रीमद् भगवत गीता जो मूलतः किस भाषा में लिखी गई, आप इसको बताएंगे किस भाषा में लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन संस्कृत भाषा में, उर्दू भाषा में, पाली भाषा में, या हिंदी भाषा में। तो ये लिखा किसमें, संस्कृत भाषा में लिखा गया श्रीमद् भगवत गीता को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। तो सेम वो चीज़ यहाँ लिखा गया है दोस्तों, देख सकते हैं कि श्रीमद् भगवत जो मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि प्राचीन धार्मिक, जो कि महाभारत एक इसका भाग है, ठीक है। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है, महाभारत को देखे जाए तो बृहद कथा के रूप में, या दूसरा ब्राह्मण के रूप में, या तीसरा है कि बृहद संहिता के रूप में, या जय संहिता के रूप में। तो हम लोग पढ़ते आते हैं कि जय संहिता के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, किसको, महाभारत को मूल रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम वही यहाँ लिखा गया है, ठीक है, ठीक है, कि महाभारत के प्रारंभिक रचना काल जो कितना 8800 श्लोक थे, ठीक है। इसमें जय संहिता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महाभारत का दूसरा संस्करण क्या था, भारत था, ठीक है, जिसकी श्लोकों की संख्या 24,000 थी, और वर्तमान महाभारत एक जो कि लाख श्लोक प्राप्त है, ठीक है। और इसका अंतिम संस्करण है जिसे हम सत्र सहस्त्री संहिता या महाभारत कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप इसको यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम वही क्वेश्चन है कि सत्र सहस्त्री संहिता उपगम जो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से संबंधित है, तो जस्ट अभी देख कर आए किस संबंधित है, तो महाभारत से संबंधित है। तो इसको आप यहाँ से लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखते हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो इसका नाम वासुकी था, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, क्या नाम था, वासुकी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। वही सेम यहाँ पर बात कहा जाए कि हिंदू पौराणिक जो कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु
मथानी के रूप में जो है मद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में जो सर्पों की राजा वासुकी का क्या यहाँ पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कि किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। किस काल में छूत की बात कर रहा है। ठीक है, तो किसमें हुए थे, तो आप बताएंगे ऋग्वेदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय हुआ था। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो यहाँ दिखाई देती है, तो धर्मशास्त्र के रूप में। कहाँ, तो धर्मशास्त्र के रूप में यहाँ पर ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र के समय सूत्र काल में 4 वर्ण बताए गए। ठीक, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र की बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी देखा जाए तो बस इसके बारे में आप इसको इतने याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप बताएंगे दोस्तों, हम तो कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं कि मुंडकोपनिषद से बात कहा गया है कि सत्यमेव जयते की यहाँ पर ही बात कही जा रही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे देख लेंगे। वही सेम चीज़ यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, कि सत्यमेव जयते मुंड जो कोपनिषद लिया गया, जिसका अर्थ होता है कि सत्य ही विजय है और भारत की जो है राज्य चिन्ह पर एक अंकित होता है। ठीक है, उसको सेम है सत्यमेव जयते, वही बात यहाँ भी कहा जाता है। इसको आप मुंड उपनिषद आप लगा कर निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसको मुंड कोपनिषद लगा कर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। ये लिखा हुआ दोस्तों कि ज्योति तमसो मा ज्योति जो गैर में कथन का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो क्या है, तो उपनिषदों में इसकी जो मूलतः हम लोग कथन को देखते हैं। कहाँ, तो उपनिषद में देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सेम वो चीज़ है कि तमसो मा ज्योति जो गैर में कथन जो है बृहदरणायक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर इसका मेन रूप से अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चंस क्या इसमें है। देखिए यहाँ पर है कि किस उपनिषद में शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। तो किस सफ़ेद घोड़ा के दोस्तों यहाँ कंठोपनिषद या छंदोग उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद या ईशोपनिषद। तो दोस्तों इसमें हम लोग सब सफ़ेद घोड़ा का जो उल्लेख जो है इसमें इनमें से किसी में नहीं किया गया। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर डिस्कशन देखते हैं तो विकल्प में बताया गया है कि उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। ठीक है, तो सत्यकाम जो कि जबाल की एक कथा है, सत्यकाम जो कि जबाल की एक कथा है जो किससे संबंधित है, तो आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे किससे संबंधित है, तो जबाल उपनिषद से या प्रश्नों उपनिषद से या छंदोग उपनिषद से या कंठोप उपनिषद से, तो किससे संबंधित है। तो अगर इसकी अगर देखा जाए तो जो सत्यकाम जबाल की जो कथा है उसमें छंदोग जो उपनिषद है उसमें जो है जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती यहाँ पर देती है, जिसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेम वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि सत्यकाम जो जबाल महर्षि गौतम की क्या शिष्य थी, जिनकी माता के नाम क्या था, जबाल था और जावला था। ठीक है, और सत्य काम जबाल की कथा जो कि अनब्याही माँ होने के लक्षण की चोट देती है, जो कि छंदोग उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, उसके बाद है कि ऋग्वेद की मूल लिपि यहाँ बताया जा रहा है। क्या लिपि थी, तो पहला देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मणी, एक कैसा लिपि था, तो आप इसको बताएंगे। तो ये जो ऋग्वेद जो लिपि था कैसा था, तो ब्राह्मणी लिपि था। कैसा था, तो ब्राह्मणी लिपि था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, देखिए वही बता रहा है कि ऋग्वेदी में मूल रूप से लिपि ब्राह्मणी थी और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे और इसके जो पुरोहित को होता कहा जाता था। क्या उसको होता कहा जाता था, तो वही बोल रहा है कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मणी थी और इनमें कुल देखा जाए 10 मंडल थे और इनमें कुल 1027 सूक्त हैं जो मंत्र हैं। और उसके बाद है कि यहाँ पर पुरोहित को होता यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सेम पूछा भी जा रहा है ठीक है, कि वैदिक कर्मकांड में होता के अभी जस्ट लोग कुछ देखे हैं, तो कहाँ पर होता का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऋग्वेद में काल किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख तो 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, या इजराइल से, या मिस्र से? क्या अवेस्ता की बात है, कहाँ संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, या मिस्र से? कौन सा? तो अवेस्ता और क्या है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता कहाँ संबंधित है? तो ईरान से संबंधित। कहाँ पे? ईरान से संबंधित है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लगा के निकल जाएंगे। वही है, ठीक है, कि अवेस्ता जो ऋग्वेद दोनों में भाषिक, जो कि भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते थे, और अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आगे हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में किस जानवर को जो है अधन्य माना गया है, जिसको हत्या नहीं करनी, ठीक है? किसको कहा गया है? तो बैल को, घोड़े को, सॉरी भेड़ को, गाय को, हाथी को। किसको? ये बात जो है गाय के लिए प्रयोग किया गया है। किसको? अधन्य जो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, वही है कि नहीं हत्या करने के बारे में कह रहा है। तो वैदिक काल में गाय को अधन्य यानी कि ना मारे जाने माना गया है, और गाय की हत्या अथवा उसको घायल करने वाले व्यक्ति को जो मृत्यु दंड और देश निकालने की व्यवस्था जो वेदों में की गई है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो अधन्य किसके प्रयोग किया गया है? तो जस्ट पढ़ें, गाय के लिए इसका प्रयोग किया। किसके लिए? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ऋग्वेद में परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अधन्य शब्द अभी जस्ट में देखिए किसके लिए? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। तो उसके बाद आगे देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच का अंतर की संबंध यहाँ पर बताने के लिए कहा रहा है, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे, अंतर बताने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक कालीन जो कि आर्य कवच और सिर शस्त्रान जो कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अगला ऑप्शन है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल तांबा और लोहा का ज्ञान था। लोहा तो यहाँ था ही नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन लगा देंगे कि ऋग्वेदिक जो कालीन आर्य कवच और सिर शस्त्रान जो हेलमेट का उपयोग करते थे, जो मुकुट होता था, ठीक है, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसको वही चीज़ आगे भी बोला गया था, ठीक है। तो आप इसके आंसर पहला लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। इसमें वही चीज़ यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल के आरंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण या मूल्यवान जो संपत्ति जो समझा जाता था, भूमि को, गाय को, स्त्री को, या फिर जल को, किसको समझा जाता था? तो आप इसको बताएंगे क्या? तो संपत्ति समझा जाता था, मूल्यवान संपत्ति किसको? तो ये गाय, क्योंकि गाय को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा भी हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाय लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था, और इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय जो कि माध्यम होती थी, और ऋग्वेदिक में कुल सूत्रों में जो गाय को देवता के रूप में यहाँ पर ही कल्पित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ देखकर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, तो कुछ सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज और ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। इधर हमारा चारागाह है, जमींदारी है, कृषक है और नगरीय है। तो इसको आपको मैच करना, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम, तो सबसे पहले इसको देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक समाज की बात करें कैसा था? तो यहाँ पर जो कृषि की जो उनकी जो कि व्यवसाय था, ठीक है। और ऋग्वैदिक समाज की बात करें हम, तो ऋग्वैदिक समाज में क्या था? तो चारागाह से संबंधित था, जबकि मध्यकाल में जमींदारी की यहाँ पर व्यवस्था थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक समाज एक कृषक के रूप में, और ऋग्वैदिक समाज जो कि चारागाह के रूप में, और मध्यकाल जो कि एक जमींदारी के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें
तो वही सेम यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग में नहीं आता, ठीक है। जैसे कुल हो गया, वंश हो गया, कोश हो गया और गोत्र हो गया, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे कि कुल, वंश, कोश और गोत्र। तो कोश की बात करें तो कोश का यहाँ पर कोई वर्ग में हम लोग को जो 3 जो वर्ग हैं उनमें से ये नहीं आता, ठीक है। कोश को यहाँ पर ही हटा देंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्राचीन जो कि भारत के जो समाज था उसमें अगर देखा जाए कुल, वंश, गोत्र एक परिवार से संबंधित है, ठीक है। जो कुल, वंश, जो गोत्र था एक परिवार से संबंध था, जबकि कोश का ऐसा कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आगे देख निकल जाएंगे। तो सेम वही है, बता रहा है कि प्राचीन जो कि भारतीय समाज में के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र एक परिवार से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संस्कारों की कुल संख्या की बात करें तो संस्कारों की टोटल कुल संख्या कितना था, तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ 16 प्रकार के संस्कार की यहाँ पर चर्चा की जाती है। कितना, 16 प्रकार के संस्कार की यहाँ पर बात कही गई, ठीक है। तो इसमें वही लिखा गया है यहाँ पर कि संस्कार शाब्दिक अर्थ होता है जो उसको परिष्कार होता है, शुद्धता होता है, पवित्रता होता है। संस्कार का मतलब गौतम जो धर्म जो सूत्र की संख्या में देखा जाए 40 यहाँ पर मिलती है। मनु जो गर्भाधान से मृत्यु जो कि 33 जो कि संस्कारों को यहाँ पर मिलता है। बाद में स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसके 16 संस्कारों की यहाँ पर जो है बातें कही जा रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक यहाँ पर क्या कहलाते थे, आचार्य कहलाते थे या अध्यायु कहलाते थे या उपाध्याय कहलाते थे या पुरोहित कहलाते थे, क्या कहलाते थे। तो देखे जाए तो यहाँ जो भी वेदांग जो पढ़ने वाले जो लोग थे वेद वेदांगों को, उनको यहाँ पर उपाध्याय कहा जाता था। क्या, तो उपाध्याय यहाँ पर कहा जाता था, क्या, उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है। तो वही यहाँ पर डिस्कशन में कहा गया है कि वैदिक काल में जो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांगों को जो अध्यापक को जो होते थे उनको यहाँ पर उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था जब, और कोई फीस यहाँ पर नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई जो दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सारी बातों को बताया गया, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा MCQ क्वेश्चंस का जो वैदिक सांस्कृतिक सभ्यता का मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे जो पुराने वीडियोस को भी आप देखें और उनको बार बार MCQ क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। दोस्तों यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ये सोच कर ये नहीं पढ़ना है कि ये हमको रेलवे का एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, SSC के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, चाहे किसी भी CGL के लिए पढ़ना है, चाहे कोई भी स्टेट PCS हो, चाहे UP PCS हो। तो आप ये सोचकर कभी नहीं पढ़ें कि GK GS जो है वो इसका समुंदर है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी कंपटीशन हो, चाहे किसी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हो, तो सभी को आप एक समान मान के चलें, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको सेपरेट में नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये रेलवे के लिए बता रहा हूँ, तो मैं स्टेट PCS के लिए बता रहा हूँ, तो मैं SSC GD के लिए बता रहा हूँ। इस सभी के लिए क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।